Hi everyone, how are you? I hope you all are fine. Okay, let's start our new chapter number 15, State Government. स्टेट गवर्नमेंट में हम अपने स्टेट की गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसे समझेंगे कि किस प्रोसेस से हमारे जो स्टेट है उसमें काम होता है. You have read about the incidence of the cholera epidemic. You may have observed leader of your area presenting health issues to the local health. यहाँ पे आपको इस पैरा में बेटा ये समझाने की कोशिश की गई है कि कभी भी अगर कोई भी एपिडेमिक हुआ है, जैसे कि अभी आप एपिडेमिक का मतलब महामारी है, ठीक है. सेम प्रोसेस ये है कि अभी जो रिसेंटली आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना की जो महामारी पूरे इवन हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है, उस जगह पर गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, ठीक है. हमारे देखो एरिया वाइज हमको सुविधा मिलती है, ठीक है. तो वो एरिया वाइज किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है वो सब हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. You have seen the member of legislative assembly शॉर्ट फॉर्म में जैसे MLA, M फॉर मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है. जो MLA हमारे एरिया का है वो हमारे एरिया के लिए काम करता है. आपने बहुत सी बार सुना होगा कि ये MLA है, ये भी MLA है, ये हमारे एरिया के लिए काम करेंगे, ठीक है. वोटिंग में आपने अपने पेरेंट्स से कभी डिस्कशन में सुना होगा, आपने न्यूज़ में डिस्कशन में देखा होगा. तो जो MLAs होते हैं वो एरिया वाइज काम करते हैं. क्लियर. तो क्या आपने कभी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है? लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर आर नोन एज अ MLA और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. MLAs आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. हम MLA के लिए वोटिंग करते हैं बेटा, ठीक है. आपके पेरेंट्स से पूछना, पापा या मम्मी आप लोगों ने MLA के लिए यानी कि एरिया वाइज जो MLA बनते हैं उनके लिए वोटिंग किया है? तो श्योर, मेक श्योर अगर उन्होंने किया होगा तो वो हाँ बोलेंगे, ठीक है. तो हम एरिया वाइज अपना एरिया का खुद हम अपना MLA चुनते हैं. वी कैन कंक्लूड दैट MLA आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. उसमें क्या होता है कि मैंने हमारे एरिया से हमने एक लीडर चुन लिया, वो लीडर फिर जाता है असेंबली में यानी कि गवर्नमेंट की असेंबली में, वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करता है. जस्ट लाइक आप समझ लो कि हमारा वस्त्राल एरिया है, ठीक है. अब वस्त्राल एरिया से हमने एक MLA चुना सभी लोगों ने मिलकर वोटिंग के द्वारा. फिर वो MLA कहाँ जाएगा? वस्त्राल एरिया का असेंबली में जाएगा. और असेंबली में वस्त्राल एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डेवलपमेंट उसको कराने हैं, पब्लिक को क्या दिक्कत हो रही है, क्या उनको और चाहिए वस्त्राल को डेवलप करने के लिए, वो सब बातें वो वहाँ करेंगे. तो हम सारी पब्लिक तो एक साथ नहीं जाती, तो हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं एरिया वाइज, जिसे हम MLA कहते हैं. क्लियर. नाउ ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस. हर एक स्टेट में, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं बेटा, उन सब की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है. सभी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है. उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही स्टेट को चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं और MLA भी उसी के अंदर बैठते हैं. MLA हमेशा इलेक्ट किए जाते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग. अगर एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसमें एक MLA काम करेगा, और अगर एक एरिया की पॉपुलेशन कम है तो 2 एरियाज़ को मिला के एक MLA बनाया जाएगा. ओके. MLA हमेशा 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है. एवरी 5 ईयर्स के बाद MLA के लिए वापस से वोटिंग होती है. आप सभी को पता है कि हमारे वहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट प्रोसेस हैं वो सब 5 ईयर्स के होते हैं. 5 साल तक का टाइम उन लोगों को टाइम दिया जाता है. उसके बाद वापस इलेक्शन होते हैं. इलेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स रखा गया है. तो MLA के लिए भी 5 ईयर्स रखा गया है. आफ्टर 5 ईयर्स वापस से इलेक्शन होते हैं. सभी पार्टिसिपेट यानी कि सभी पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करती है. एवव 18 ईयर्स, तो सभी उसमें पार्टिसिपेट करती है. और अगर वो MLA ने जो पिछला था उसने अच्छा काम किया तो वापस से उसी को चुनते हैं, और अगर उसने प्रॉपर काम नहीं किया तो दूसरे को इलेक्ट करते हैं. क्लियर. लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात हैज़ 182 सीट्स एंड इट सिचुएटेड इन गांधीनगर. अब हम बात करते हैं हमारे प्रॉपर गुजरात की. गुजरात की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो गांधीनगर में है. ओके. आप यहाँ पे पिक्चर भी देख रहे हो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात, गुजरात विधानसभा का आप
पिक्चर देख रहे हो। मे भी आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने गुजरात विधानसभा को सामने से देखा होगा, आप लोग कभी घूमने भी गए होंगे, नहीं गए हो तो हम आपको कभी भी जब भी हमारा स्कूल रेगुलर हो जाएगा तो मे भी आपको लेके जाएंगे, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ये हमारे गुजरात की है, इसमें 182 सीट्स हैं, यानी कि 182 मेंबर्स बैठते हैं। विच इज़ द कैपिटल, ये कहाँ पर है, गांधीनगर में है, गांधीनगर जो कि गुजरात की कैपिटल है। लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ है, गांधीनगर में, और गांधीनगर हमारे गुजरात की कैपिटल है। द लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन द विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह। उसका प्रॉपर नेम क्या है हिंदी गुजराती में, विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह। ओके, सभी को याद रखना है, विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है गुजरात की, गांधीनगर में है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, मिनिस्टर्स और द चीफ मिनिस्टर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द एमंग ऑफ द एमएलएस। अब वो एमएलए जो हमने एरिया वाइज चुनकर भेजे थे वहाँ पर, तो उसमें से क्या होता है, फिर इलेक्शन से चीफ मिनिस्टर्स बनाए जाता है, ठीक है। हमने एमएलए चुन लिए, क्लियर, एमएलए चुन लिया, तो फिर वो जो इलेक्ट एमएलएज है ना बेटा, उनमें से एक चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, और फिर जब एक लीडर बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है, फिर वो अपने ही ग्रुप के लोगों को मिनिस्टर बनाता है, और सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट दे देता है। एक को स्टडी का डिपार्टमेंट दे दिया, एक को ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट दे दिया, एक को हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया, एक को इकोनॉमिक डिपार्टमेंट दे दिया। तो इस तरह के सारे डिपार्टमेंट बंट जाते हैं और हर एक का अपना अपना एक लीडर हो जाता है। क्यों ऐसे बांटा जाता है काम, ताकि सारा काम प्रॉपर तरीके से हो पाए। ओके, एक ही इंसान काम करेगा सारे तो नहीं हो पाएगा ना ढंग से, उसके ऊपर बर्डन हो जाएगा, वर्कलोड हो जाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए काम को अलग अलग स्टेज पर बांट दिया जाता है ताकि सभी काम अच्छे से हो सके। क्लियर। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। आफ्टर इलेक्शंस द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब इलेक्शन हो जाता है बेटा, उसके बाद क्या होता है, जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद क्या चुना जाता है, जो हमारी गवर्नर होता है, वो गवर्नमेंट, यानी कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर भी होता है। गवर्नर कैसे, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है ना, इंडिया में प्रेसिडेंट है, हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट है, और स्टेट में क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, ठीक है। पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वैसे ही पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे गवर्नर। तो जब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के बाद जो हमारे गवर्नर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। चीफ मिनिस्टर को मतलब चीफ मिनिस्टर का उस पर डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाते हैं। उनसे आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह होता है, वो सब कसम खाते हैं कि भाई हम जो भी काम करेंगे देश के लिए करेंगे, है ना, देश के हित के लिए करेंगे। तो वो सब काम गवर्नमेंट्स उनको करवाती है, गवर्नर करवाते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर द एमएलएज बिलोंगिंग बोथ द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन असेंबली फॉर डिस्कशन। अब असेंबली जो जगह है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो जगह है, वहाँ पर दोनों तरह के मिनिस्टर्स बैठते हैं। कौन से, एक तो जो जीते, एक ग्रुप वो बैठेगा जो जीता, जिसकी गवर्नमेंट बनी, है ना, और दूसरा ग्रुप कौन सा बैठेगा, जो हार गए इलेक्शन में, और उनके मिनिस्टर्स बैठेंगे। पता चला, दो ग्रुप बैठते हैं हमेशा, तभी बीच में डिस्कशन होगा ना। अगर मैंने जो जीते हुए हैं, जो प्रेसिडेंट है, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसने कोई रूल्स और रेगुलेशन बनाया तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है, और जो सामने वाली अपोजिशन पार्टी है वो हमेशा उसके ऑब्जेक्शन में रहती है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो गवर्नमेंट जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाती है वो ऐसा बनाती है कि उसमें कोई कमी ही ना निकले, और वो गवर्नमेंट के और वो पब्लिक के हित में ही हो। अगर पब्लिक के हित में होगी, पब्लिक के वेलफेयर के लिए होगी, पब्लिक के फ़ायदे के लिए होगी, तो अपोजिशन पार्टी वाला कोई कुछ भी बोलेगा नहीं, ठीक है। तो हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारी जो विधानसभा है, वहाँ पर दोनों ग्रुप बैठते हैं, वो ग्रुप जो जीता है वो, और वो ग्रुप जो हारा है वो। ओके, जो जीता है उसकी गवर्नमेंट रहती है, उसे तो बैठना ही बैठना है, और रूलिंग पार्टी यानी कि अपोजिशन पार्टी जो उनके काम के लिए ऑब्जेक्शन उठाती है वो, और उनको सही काम करने के लिए मजबूर करती है। क्लियर। हमारे जो एमएलएज हैं वो हमेशा अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, नहीं तो उन्हें काम से हटा दिया जाता है। क्लियर। द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव विच कंप्रेस ऑफ द गवर्नमेंट।
द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है। एग्जीक्यूटिव का मतलब समझते हो आप लोग? द मिनिस्टर्स ऑफिशियल हु वर्क अंडर द गाइडेंस एंड द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं देश के स्टेट के लिए वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में आते हैं। ओके, जो रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में आते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कॉल्ड गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले कौन हैं? जो मिनिस्टर्स हैं ना अलग अलग, वो। फिर वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। उन्हीं को जो यानी कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो और उनके जो मिनिस्टर्स उनके साथ काम करते हैं वो पूरे उन सबको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी। ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ वी आर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नर। आप सभी को मैंने बताया जैसे कि स्टेट में हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की जो वैल्यू है हमारे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही स्टेट गवर्नमेंट में हमारे गवर्नर की वैल्यू है। गवर्नमेंट को 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। जब वो अब्सेंट होते हैं तो उनकी प्रॉक्सी में वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। ठीक है, गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन का हेड माना जाता है। ठीक है, जब कभी भी कोई रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं तो उनके पास उनकी लास्ट साइन होने के बाद ही वो आगे जाता है, यानी कि सारी लास्ट साइन उनकी होती है, उसके बाद ही वो रूल्स रेगुलेशन बनता है, नहीं तो नहीं बनता। अगर वो साइन नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर साइन करेंगे तो ही वो रूल्स एंड रेगुलेशन आगे बढ़ेगा। द गवर्नर इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर हमेशा ये देखती रहती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो उसको टोकती है कि भाई आप ये काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो तो ये काम आगे आपका बढ़ेगा नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को नज़र में रखकर ही काम करो। तो गवर्नमेंट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का काम चेक करती रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के वेलफेयर की बात कही गई है। अगर पब्लिक का वेलफेयर होगा तो ही हमारा देश प्रोग्रेस कर पाएगा और ग्रोथ कर पाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।